चलिए देखिए, चलिए ठीक है, देखिए हम आज बात करेंगे ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण से पहले आपको गुरुत्व जो है वो हमने पढ़ाया है। ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्व। गुरुत्वाकर्षण किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, किन्हीं भी दो बॉडियों के बीच लग सकता है। गुरुत्व के लिए उन दो बॉडीज़ में से या उन दो पिंडों में से एक धरती होनी चाहिए या एक अर्थ होनी चाहिए, तो उसको गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, इस पर हमने पहले बात भी की हुई है। अब देखिए, हम लोग जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन की। इन्होंने ही ग्रेविटेशन की खोज की थी। जब एप्पल जो है वो आकर के गिरा, एप्पल नीचे, ठीक है, तो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने एक थ्योरी दी कि कोई भी चीज़ ज़मीन पर ही गिरेगी, और इसका कारण जो है वो ये है कि धरती शेप पर या हर चीज़ पर क्या लगाती है, एक आकर्षण का बल लगाती है। ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, और इसी को गुरुत्वाकर्षण भी कहा। गुरुत्वाकर्षण कोई नई थ्योरी नहीं है, हम रोज़ देखते हैं कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तो वो सदैव नीचे ही गिरती है। ये नीचे ही गिरना क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशन कहलाएगा या गुरुत्वाकर्षण कहलाएगा। और क्योंकि धरती इसे खींच रही है तो धरती की वजह से ये होता है, तो उसे ग्रेविटी कह देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ आना। जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि 1665 में आइजक न्यूटन ने सबसे पहले लॉ ऑफ फोर्स, बलों का नियम दिया था। लॉ ऑफ फोर्स दिया था, बल का नियम दिया था। इसी में न्यूटन ने बताया था कि दो अलग अलग द्रव्यमान के या समान द्रव्यमान के भारी पिंड सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको याद रखना है। इन 1665 न्यूटन गिव्स द लॉ ऑफ फोर्स, इसी को गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। तो अब हम पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम देखेंगे जो आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। ठीक है, इसको अलग से आपके सिलेबस में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो सभी हेडिंग डाल लेना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। सबसे पहले हम केवल गुरुत्वाकर्षण के नियम को सॉल्व करने वाले हैं, फिर आगे देखेंगे बाकी चीजें। ठीक है, सबसे पहले आइए गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं। न्यूटन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। मान लेते हैं दो बॉडीज हैं, दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। ठीक है, कल हमने मास और वेट का अंतर पढ़ा हुआ है, ये मास की बात कर रहा है। द्रव्यमान m1 और m2 है, तो ऐसे दो पिंड जिनका द्रव्यमान होता है, ऐसे कोई भी दो बॉडीज जिनके पास अपना स्पेसिफिक मास होता है, वो सदैव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो सदैव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पिंड एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ये अट्रैक्शन फोर्स, यही अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और न्यूटन के अनुसार इन दोनों के बीच की यदि न्यूनतम दूरी या दूरी मान लीजिए r हो, कैपिटल R भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो ऐसे में इनके बीच में लगने वाला ये आकर्षण बल जो इन्हें एक दूसरे की तरफ खींच रहा है, ये अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों के द्रव्यमानों के मल्टीप्लिकेशन के समानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरी चीज, ये बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि फोर्स जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर इनका द्रव्यमान ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा,
तो दो भारी पिंड एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित करेंगे। दूसरा, उनके बीच की दूरी कम होनी चाहिए। तो दो कंडीशंस या यहां से आप दो कंक्लूजन, दो उपसंहार निकाल सकते हैं। पहला तो ये कि द्रव्यमान ज्यादा होना चाहिए अच्छा गुरुत्वाकर्षण होने के लिए, मास ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, दूरी, डिस्टेंस उन दोनों बॉडीज के बीच की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और अगर इन दोनों पिंडों में से कोई एक पिंड क्या है, अर्थ है, तो यही गुरुत्वाकर्षण फोर्स, यही ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी कहलाता है। इसी बल को ग्रेविटेशन कहा जाता है। और अगर एक पिंड इनमें से धरती हो जाती तो इसे ग्रेविटी कह देते, गुरुत्व कह देते। गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण में यही अंतर होता है। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण का सामान्य नियम जो न्यूटन ने दिया वो था। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये जो अपने प्रोपोर्शनल के साइन है, समानुपाती का साइन है, इसे हटाएंगे तो ये चिन्ह हटाने पर बराबर आता है। बराबर आएगा तो कोई एक कांस्टेंट या नियतांक आएगा g, बाकी चीज़ें वही रहेंगी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये आप g देख रहे हैं, ये जो आप g देख रहे हैं कांस्टेंट, इसकी अलग से व्याख्या की जा सकती है, इसको अलग से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये जो कांस्टेंट g आया, इसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसे न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि इसे, इसकी वैल्यू को सभी जगह माना जा सकता है। ये चाहे आप धरती में जाइए, चाहे दुनिया के किसी भी पिंड में जाइए, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे यूनिवर्स के किसी भी पिंड में चले जाइए, ये g की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और कोई भी ये कंफ्यूज ना करे कि कैपिटल G और स्मॉल g एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्मॉल g धरती की वजह से लगने वाला ऐसा गुरुत्वाकर्षण त्वरण है जो ऊपर से नीचे खींचने में लगता है, स्मॉल g। कैपिटल G न्यूटन का दिया हुआ सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसकी वैल्यू हर जगह क्या होती है, सेम होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं g का मान कितना होता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे, 6.67 6.67 गुणा 10 टू दी पावर -11 यानी कि इंटू 10 टू दी पावर -11, 10 की घात ऋण 11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब अगर मैं आपसे इसकी मीटर जो यूनिट है वो पूछूं तो आप कहेंगे सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ये यूनिट कहाँ से आई, तो पहले हम इसी यूनिट को निकालेंगे और उसके बाद फिर आगे के जो अपने क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलेंगे। पहले तो इस g की वैल्यू की जो यूनिट है वो यहाँ से निकालेंगे। यहाँ से आप g को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब आप यहाँ से g को सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे g इज इक्वल टू, यहाँ से g हो तो एफ आर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अगर मैं यूनिट कहूँ तो यूनिट में आप बताएंगे मुझे कि सर फोर्स, बल का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। आर मतलब है डिस्टेंस या दूरी, दूरी की यूनिट एम होती है यानी कि मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या, मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, अपॉन यानी कि पर, केजी इंटू केजी क्या, केजी स्क्वायर, ये एम के एस में है। तो इसका मतलब जी की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ये भी याद रखना है, 11th के अंदर जब आप चलेंगे, 11th 12th का जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, यूनिट और मेजरमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसते हैं। ये आपका ओवरऑल गुरुत्वाकर्षण का नियम है जिसे न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ने कहा था कि दो पिंड जिनका अपना कुछ द्रव्यमान होता है और उनके बीच में कुछ दूरी होती है, वो भारी पिंड सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो हैवी बॉडीज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और वही अट्रैक्शन फोर्स, वही आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण यानी कि F का मान F इज इक्वल टू होता है G यानी कि न्यूटन का ग्रेविटेशन कांस्टेंट इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको इस पूरे टॉपिक से याद रखनी है वह यही है। एक चीज़ आपने इसकी यूनिट याद रखनी है,
इसकी यूनिट याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है और न्यूटन का लॉ याद रखना है। न्यूटन का लॉ याद रखना है, स्टेटमेंटली पूछ सकता है। और दूसरा, अगर आप ईयर याद रख पाएँ तो और अच्छा हो जाएगा। ईयर आपको याद रखना होगा, तो थोड़ा सा आप लोग ईयर वगैरह भी याद रख लें इसके, तो बेहतर होगा। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। इसको उतारिए, फिर हम अपना स्मॉल जी की वैल्यू की तरफ जाएंगे और उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। एक बार गुरुत्वाकर्षण उतार लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हमारा गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब गुरुत्वाकर्षण से आगे अब धरती की तरफ आएंगे। अब सारे पिंडों के बारे में ना पढ़कर केवल धरती के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में। तो अब कुछ चीजें जो आपको अर्थ के बारे में पता होनी ही चाहिए। ठीक है, पहले बेसिकली हम अर्थ को समझेंगे, धरती को समझेंगे, उसके बाद जाकर के हम स्मॉल जी की वैल्यू के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमारी जो अर्थ है वो गोल नहीं है, वो जियोइड शेप की है। जियोइड शब्द का उपयोग स्पेशली धरती के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि धरती जैसा शेप, धरती जैसा आकार। जियोइड मतलब होता है धरती के जैसा आकार। ठीक है, अर्थ जैसा, धरती सम आकार। और जियोइड में होता क्या है, देखिए ये आपने देखा होगा अधिकतर पिंड आपको पूरे गोल बनाने के लिए मिलते हैं, लेकिन धरती यहाँ ऊपर के इलाकों में थोड़ी सी आपको चपटी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा प्लेटियल, एक्सियल, ऐसे दिखाई देगी। और दूसरी चीज, धरती थोड़ा सा टिल्ट है। इस तरीके से अगर आप देखें तो धरती थोड़ी सी झुकी हुई है, इसीलिए इस तरीके से इसकी भूमध्य रेखा जाती है, ये कर्क रेखा और एक मकर रेखा जाती है। यानी कि इक्वेटर, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। और ये जो टिल्ट है, ये जो आप टिल्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये है 23.5 डिग्री का। 23.5 डिग्री धरती अपने अक्ष पर झुकी हुई है। 23 डिग्री जो अर्थ है वो क्या है, टिल्ट है हमारी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, कुछ जगहों को स्पेसिफिकली नोटिफाई कर देते हैं। ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, पहले तो इसको, इस जगह को क्या कहेंगे। अच्छा, डायरेक्शन आपको आती हैं, मैप की डायरेक्शंस ये होती हैं। ठीक है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। इसे कहेंगे नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। इसे क्या कहेंगे फिर, साउथ पोल, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। इसे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को कहते हैं इक्वेटर। इसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य, भूमध्य रेखा। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा। ये आपकी धरती है। अब देखिए एक चीज और, धरती के अंदर जब हम किसी भी लोकेशन को पढ़ते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में पढ़ते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, लैटिट्यूड हैं। ये जो हैं ये लॉन्गिट्यूड हैं, जो इस तरीके से खींची जाती हैं वो लॉन्गिट्यूड होती हैं, ये लैटिट्यूड। ये सब काल्पनिक हैं, इमेजिन्ड लाइन है, इमेजिन की गई हैं। तो इनकी वैल्यूज होती हैं, जैसे इक्वेटर जो है ये होती है 0 डिग्री। कितनी होती है, 0 डिग्री। ऐसे चलते रहेंगे आप, अगर आप यहाँ पहुँच गए तो ये आपको 90 डिग्री दिखाई देगा पोल पे। यहाँ पे इक्वेटर पे 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये 90 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे ही देशांतर यानी कि अपना लॉन्गिट्यूड भी होता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ऐसे ही 23.5 डिग्री जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम कह देते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लाइन होती है जिससे ऊपर सूरज कभी नहीं जाता, यानी कि सूरज की आभासी किरणें सीधा कभी भी उससे ऊपर नहीं पड़ती हैं। ठीक है,
खैर इतना आपको देख लेना है। ये एक्सेल इसका, ये लैटिट्यूड इसका जो है 0 डिग्री, ये इक्वेटर का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका एक्सिस है 0 डिग्री। यहीं से हम अब स्मॉल g की वैल्यू की तरफ भी आएंगे। तो हमारा जो अभी अपना डेफिनेशन होने वाला है वो किसका स्टार्ट होने वाला है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप यहाँ पर ध्यान से शब्दों को पकड़ेंगे तो आप समझ जाएंगे ये क्या कहना चाह रहा है। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ वेग में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? त्वरण। वही यह है एक्सेलरेशन। ड्यू टू किसकी वजह से? ग्रेविटी, धरती के वाले गुरुत्वाकर्षण। धरती गुरुत्वाकर्षण लगाती है तो ग्रेविटी कहलाता है। उसी की वजह से किसी वस्तु के वेग में यदि परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। धरती की वजह से किसी के भी वेग में जो परिवर्तन होता है उसे स्मॉल g लिखा जाता है। इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, और जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। 9.8 आपको याद रखना है। बहुत जगह आपको इसको इक्विवेलेंट टू 10 भी दिखाई देगा, इस तरीके से भी इसको आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत जगह आपको इसको 10 भी रखना होता है सिंपल से जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने के लिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर मैं आपसे इसका फॉर्मूला पूछूं कि इसको कैसे निकाला जाए तो आप कहेंगे सर G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। GM अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल g की वैल्यू होती है। यहाँ पे हम क्योंकि धरती की बात कर रहे हैं तो ये g ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। m इज द मास ऑफ अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए ये g का फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके कहीं और किसी और ही सेक्शन से पूछे जाते हैं। इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो बनेंगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ g या वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन, यहां से आपके जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, और ये वेरिएशन आपको अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलेगा इसी अर्थ के रिस्पेक्ट में। पहला आपको देखने के लिए मिलेगा विद द चेंज इन एंगल, विद द चेंज इन एंगल किसका? अपना एक्सियल एंगल जो बदलेगा, यानी कि ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वेरिएशन दिखाई देगा आपको g की वैल्यू में। दूसरा, अपनी जो टॉपोग्राफिक या अपनी जो अर्थ की कंडीशंस हैं या अर्थ का स्ट्रक्चर है जो, ठीक है, उसकी वजह से भी दिखाई देगा। अर्थ का स्ट्रक्चर देखिए, ये थोड़ा चपटा है, ये सीधा गोल है, तो इस स्ट्रक्चर की वजह से भी चेंज आता है। तीसरा आप कहेंगे अगर कोई चीज़ हाइट में रखी हो तो क्या चेंज आएगा? तो हाइट के रिस्पेक्ट में चेंज आता है। और फोर्थ आपका चेंज आता है डेप्थ की वजह से, गहराई के साथ जो है वो भी आपका चेंज देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। ये चारों चेंज आपके इंपॉर्टेंट हैं, चारों से क्वेश्चन आता है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है इन चारों में, तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन चेंज इन द वैल्यू ऑफ g, स्मॉल g के मान में वेरिएशन होता है। ओरिजिनली स्मॉल g का मान मैंने बता दिया 9.8, और वैल्यू कैसे निकलेगी? g इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर करके निकलेगी। बाकी सारी वैल्यूज लगभग आपने पढ़ दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों के क्वेश्चंस लेंगे और विद क्वेश्चन ये चारों को समझेंगे, ठीक है। ये उतार लीजिए। चलिए देखिए, अब वेरिएशन इन दी वैल्यू ऑफ g, ये मैप में यहाँ पे अर्थ का जो है वो रहने दूंगा ताकि समझ में आता रहे, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे, ठीक है। चेंज इन दी
वैल्यू ऑफ जी, जी के मान में परिवर्तन, हेडिंग डालेंगे आप, जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। पहला कंसेप्ट है विथ या ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, धरती की आकृति के कारण, ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, धरती की आकृति के कारण, विद द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, धरती की आकृति के कारण, विद द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, धरती की आकृति के कारण। चलिए इसको क्वेश्चन बना के लिखिए, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखिएगा, which one of the following is true about small g, which one of the following is true about small g, निम्न में से कौन स्मॉल g के लिए सत्य है, निम्न में से कौन स्मॉल g या गुरुत्वीय त्वरण के लिए सत्य है। चलिए स्टेटमेंट लिखिएगा और एक एक स्टेटमेंट को समझते जाइएगा। पहला, गुरुत्वीय त्वरण पोल्स पर 0 होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर 0 होता है, स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर 0 होता है। दूसरा, स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। अगला, स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर, स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर 0 होता है, स्मॉल जी एट इक्वेटर इज इक्वल टू 0, भूमध्य रेखा पर स्मॉल जी का मान 0 होता है। और चौथा स्टेटमेंट लिखिए, स्मॉल जी का मान इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। इन चारों स्टेटमेंट को समझना और इनमें से कौन सा कथन सत्य है या ट्रू है ये आपको बताना है। चलिए पहली चीज मैं आपको बता दूं कि स्मॉल जी का मान धरती के सरफेस यानी कि सतह पर कभी भी 0 नहीं होता। तो ये दो स्टेटमेंट आपके गलत हैं। धरती की सतह, इस बाहर का जो आप लेयर देख रहे हैं, ये यहां कभी भी क्या नहीं होगा, स्मॉल जी का मान 0 नहीं होता। अब ये मिनिमम वाला कंसेप्ट जो है वो लग सकता है, तो एक बार हम पहले इसे देखते हैं। अगर आप इस अर्थ को ध्यान से देखेंगे, धरती को, तो आप देखेंगे कि ये चपटा है और ये लंबा है। इसका मतलब अगर हम इस रेडियस को लें, इस एरिया को लें और इस लाइन को लें, तो ये वाली लाइन ज़्यादा लंबी होगी, ये वाली लाइन ज़्यादा लंबी होगी। तो हमारी जो धरती है वो कुछ इस शेप में है कि ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन से छोटी है, यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के कंपैरिजन में, अगर इस लाइन की लेंथ a है तो इसकी लेंथ a प्लस 21 किलोमीटर है, यानी कि हमारी धरती 21 किलोमीटर ज़्यादा लंबी है, चौड़ाई उसकी कम है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ से एक कंसेप्ट और लगाइए। जब हम F यानी कि गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे थे, चलिए गुरुत्वाकर्षण भी छोड़िए, सिंपल इसी फॉर्मूले में आते हैं G के। स्मॉल g इज इक्वल टू हम पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा G m अपॉन r स्क्वायर। तो हमने एक चीज पढ़ी कि r अगर ज्यादा हुआ, r ज्यादा हुआ तो r स्क्वायर टाइम्स g कम हो जाएगा। r ज्यादा तो g कम। r ज्यादा कहां पर है अर्थ में? इसकी लेंथ, यानी कि इक्वेटर के सापेक्ष, इक्वेटर के रिस्पेक्ट में धरती की रेडियस या अर्थ की जो लंबाई है वह ज्यादा है। तो जब r ज्यादा होगा तो g कम होगा, यानी कि इक्वेटर में g की वैल्यू मिनिमम होती है, इक्वेटर पर g की वैल्यू मिनिमम होती है। तो इसका मतलब हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, और सेकंड ऑप्शन में मिनिमम की जगह मैक्सिमम होना चाहिए। स्मॉल g का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है और न्यूनतम कहां पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। इसे क्वेश्चन के फॉर्म पे इस तरीके से लिखिए। सो विद द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, विद द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जो हमने पढ़ा वो पढ़ा कि g
एट पोल, ध्रुवों का मान पोल पर कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, और g एट इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर जो g का मान है वह कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो ये दो कंक्लूजन हमारे पहले स्ट्रक्चर से निकलते हैं। अब हम थोड़ा सा दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा है विद दी एक्सियल एंगल या अक्षीय कोण, अक्षीय कोणों के सापेक्ष। अक्षीय कोणों का सापेक्ष कहने का मतलब ये आपके जो इक्वेटर है 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, जब आप चलते जाएंगे तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो किसी एक लैम्डा एक्सिस पर, एट लैम्डा एक्सिस, किसी लैम्डा एक्सिस जैसे 0 डिग्री, लैम्डा इज इक्वल टू 0, 25 डिग्री पे निकालना हो तो लैम्डा इज इक्वल टू 25। मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, कर्क रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, तो आप वहां पर लैम्डा इज इक्वल टू 23.5 रख लेंगे। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी लैम्डा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण उस कोण पर कितना होगा, ओरिजिनल गुरुत्वाकर्षण में से आपको घटाना है। ठीक है, जी लैम्डा में से आपको घटाना होगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस की हम बात कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये जो लैम्डा है इसको कॉस के साथ रखना है, कॉस स्क्वायर लैम्डा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, तो यहां से आपका जी लैम्डा का फॉर्मूला जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ये याद नहीं रखना है, बस इसको समझना है, क्योंकि हम जो रिजल्ट निकालने वाले हैं वो भी इससे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इससे कौन से कंक्लूजन या रिजल्ट हमारे निकलेंगे। सबसे पहले इसी रिस्पेक्ट में हम इक्वेटर पर, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर चेक करते हैं जी का मान। तो जी एट 0 डिग्री कितना होगा, जी माइनस, ठीक है, जी माइनस कॉस 0, कॉस 0 1, कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका मतलब जी 0, यानी कि इस इक्वेटर पर जी का मान ओरिजिनल जी से कुछ कम हो जाता है, तो ये मिनिमम होगा, इसीलिए हमने लिखा जी एट इक्वेटर इज मिनिमम। इसी के साथ साथ अगर जी 90 डिग्री निकालना हो, यानी कि हमने कहाँ निकालना हो, जब लैम्डा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तब निकालना हो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा जी एट 90 डिग्री, यानी कि इधर इज इक्वल टू जी माइनस कॉस 90 0, ये पूरा का पूरा पोर्शन खत्म, इज इक्वल टू जी, यानी कि ये मैक्सिमम होगा। 9.8 पूरा का पूरा इधर देखने के लिए मिलेगा। ये दो कंक्लूजन हमारे निकले विद दी एक्सियल एंगल के साथ। तो यहां से भी हमारा जो निकला वो क्या निकला, सेम जी एट इक्वेटर और जी एट पोल ही निकला, एट पोल मैक्सिमम, एट इक्वेटर मिनिमम। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट, अब आएगा आपका जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद द चेंज इन हाइट। यहां से देखिए, विद चेंज इन हाइट, ऊंचाई के सापेक्ष, ऊंचाई के सापेक्ष। जैसे जैसे कोई बॉडी ऊंचाई की तरफ जाती है धरती के सापेक्ष, ये अर्थ है इसके सापेक्ष कोई h ऊंचाई पर अगर हो तो इस स्थान पर वो कितना g फील करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, किसी एक ऊंचाई h पर gh का मान होता है ओरिजिनल g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r। तो जरा देखिएगा, ओरिजिनल g है, g में से कुछ माइनस होने वाला है, g में से कुछ माइनस होगा तो g की वैल्यू घट जाएगी। सो विद द चेंज इन हाइट हम कह सकते हैं कि जो g का मान है वो कैसा होता है, वह घटता है, डिक्रीज होता है। विद द चेंज इन हाइट g डिक्रीजेस, या गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई के साथ साथ घटता है, यानी कि यहां पर मैक्सिमम है। अब आप ऊपर जाएंगे तो आपका मान g का घटने लगेगा। अब गहराई की बात करेंगे, आपका चौथा कंसेप्ट जो आएगा
वो आएगा विद डेप्थ, गहराई के साथ। जब जब आप गहराई की तरफ जाएंगे, यानी कि ये मान लीजिए अर्थ है और आप इसके सरफेस से डी गहराई पर चले गए, तब आप कितना जी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फेस करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे जैसे आप डेप्थ या गहराई की तरफ जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि जो जी है वो किसी डेप्थ डी पर होता है जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। 2D नहीं, केवल डी, यानी कि डेप्थ अपॉन आर। यहाँ से एक चीज़ देखिए फिर से, जी एट डी डेप्थ यानी कि 100 मीटर, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर यहाँ पर रखेंगे, बराबर कितना, जी में से कुछ माइनस होगा, यानी कि यहाँ पर भी जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ से 4 कंक्लूजन पहले तो आप निकालेंगे। पहला कंक्लूजन, और इससे भी, इनसे जो कंक्लूजन निकला वो ये कि जी का मान ध्रुवों पर, यानी कि ऊपर जो पोल्स दिख रहे हैं वहाँ पर कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। फिर आप कहेंगे जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। तीसरा आप कहेंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे जी का मान कम होगा। फिर आप कहेंगे जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे जी का मान कम होगा। ये 4 कंक्लूजन दिमाग में रखिएगा, इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक क्वेश्चन अब लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, द वैल्यू ऑफ जी स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि यहाँ अंदर घुसने के बाद पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा जी का मान। लिखिए, पहला 0 यानी कि 0, दूसरा लिखिए इन्फिनिटी यानी कि अनंत, तीसरा लिखिए कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, तीसरा लिखिए कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, चौथा लिखिए 9.8, यानी कि जितना होता है उतना ही रहेगा। इस प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या होगा। चलिए आंसर कीजिए। बताइए कितना होगा। चलिए देखिए, यहां से सॉल्व भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं ऊपर का सब बता रहा हूं, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। डेप्थ की बात करेंगे। मान लीजिए वस्तु यहां से चलनी शुरू हुई, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंची, क्या ये दूरी इसकी रेडियस होगी, और इतना ही नीचे आई तो क्या d बराबर r होगा कि नहीं होगा। अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच गई तो कितनी गहराई में चले गई, जितनी धरती की त्रिज्या है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ g d बराबर जी डी इज इक्वल टू कितना होगा, g इंटू 1 माइनस डेप्थ कितनी है r अपॉन r, ये कितनी r 1 माइनस 1 0, तो g एट डी पर g का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 0। सो पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। इतना समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपका ग्रेविटेशन का कुछ एक सिंपल से कंसेप्ट थे जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं और लगातार इन्हीं से क्वेश्चन आपके भी पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि इस कंसेप्ट से जो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी है, बहुत सारे और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे इसको चेंज किया जाए, ठीक है ना। अच्छा, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण का जो ये नॉर्मल कंसेप्ट है इससे
आगे जाते हैं, एक कुछ बहुत चीज़ें जो इससे रिलेटेड है वो, उसके बाद फिर केपलर के लॉ की तरफ आएंगे। पहला देखिए, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, तीव्रता, गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता। गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता या इंटेंसिटी I का मान होता है गुरुत्वाकर्षण बल किसी द्रव्यमान m पर कितना प्रभाव डाल पाया यह। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताना, I इज इक्वल टू, ये ऐसे फॉर्मूले में याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। F कितना, G m1 m2, अब इसको ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए m1 पर इंटेंसिटी निकालनी हो, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, अपॉन में m1 ऊपर आ जाता है ना, तो m1, तो क्या होगा G m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता क्या होगी, I इज इक्वल टू जी m2 अपॉन आर स्क्वायर। जिस भी बॉडी पर आपको गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता निकालनी हो, उस बॉडी का या उस वस्तु का भार मायने नहीं रखता। यहाँ से एक चीज निकल के आई ना, गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता किसी वस्तु पर कितनी होगी या उस वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करती, अपितु जो दूसरी वस्तु आ रही है उसके भार पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। चलिए, ये आपका रहा इंटेंसिटी का कंसेप्ट। अब थोड़ा सा केपलर के लॉ और उससे पहले शायद आपका एनर्जी का कंसेप्ट होगा, ठीक है। अभी फिलहाल कितना हुआ, ठीक है, तो ये वाला आपका पूरा हो गया। ग्रेविटेशन फील्ड जो है एक बार हम देख लेते हैं और उसके बाद आपका एनर्जी देख लेंगे। चलिए देखिए, फिर सबसे पहले तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्रेविटेशन फील्ड या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, वह पूरा क्षेत्र जहां किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हो उसे गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र कहेंगे। जैसे धरती से कितनी ऊंचाई तक उसका गुरुत्वाकर्षण रहेगा, जरा सोचिए। मान लीजिए ये धरती है, हमने कहा ना कि धरती के एक सेंटर पे जाकर के D अगर R के बराबर हो तो G का मान 0 हो जाता है। अगर हम दोनों फॉर्मूलों का कंपैरिजन करें, G H ऊंचाई पर, G D गहराई पर, तो हम देखेंगे कि यहाँ दोनों पर G कॉमन है, 1 कॉमन है, माइनस 2H अपॉन R और यहाँ D अपॉन R, यानी कि जितना D है उसका दुगना ऊंचाई होनी चाहिए। यानी कि अगर कभी आप पृथ्वी की त्रिज्या के दुगनी ऊंचाई पर पहुंच गए तो आपका गुरुत्वाकर्षण का मान 0 हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0। यही वह क्षेत्र होगा जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं होगा, यानी कि पृथ्वी का बाकी पूरा का पूरा क्षेत्र जहां उसका गुरुत्वाकर्षण बल दिख रहा है वह उसका क्या है, गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होगा। वो क्या होगा, उसके गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका एनर्जी। चलिए मान लीजिए कोई एक पिंड इधर है और आप इसे किसी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ले आते हैं। मान लीजिए ये अर्थ का है और ये अर्थ का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, इसे आप यहाँ तक ले आते हैं तो आपने कितनी ऊर्जा लगाई, U। इसी U की वैल्यू को हमें गुरुत्वीय ऊर्जा कहना है या ग्रेविटेशनल एनर्जी कहनी है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ऊर्जा जो है ये घटती रहेगी, जैसे जैसे वो धरती के नज़दीक आता रहेगा वैसे वैसे उतनी कम ऊर्जा आपको लगानी पड़ेगी। तो हम कहेंगे G इज इक्वल टू, ये U इज इक्वल टू माइनस लगाना है G, ये अर्थ का मास है कैपिटल M, स्मॉल m उस वस्तु का मास, अपॉन में इनके बीच की दूरी। बाद में इसे फिर रेडियस भी मान लिया जाएगा, अर्थ की रेडियस, जब ये धरती के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है, धरती के अंदर पहुंच जाएगा। सो U इज इक्वल टू माइनस G mm अपॉन R, या बहुत जगह आपको कैपिटल R भी देखने के लिए मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो U इज इक्वल टू, अगर धरती के अंदर ही किसी चीज़ को ला रहे हैं तो R कैपिटल कर दीजिए, बाहर से किसी चीज़ को उठा के ला रहे हैं तो फिर डिस्टेंस उसके बीच की लगा लीजिए, ठीक है। या धरती से किसी चीज़ को बाहर फेंक रहे हैं तो आपको ये प्लस कर देना है, एनर्जी सेम रहेगी, माइनस G mm अपॉन R, R स्क्वायर नहीं होता एनर्जी में, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा सा सबसे पहले हम ग्रहों की बात करेंगे। ग्रहों की बात करने के बाद जब हम प्लैनेट्स की बात कर लेंगे, प्लैनेटरी मोशन की बात करेंगे जो कि केपलर ने दिए थे। प्लैनेटरी मोशन केपलर के लॉ थे। सबसे पहले हम धरती, सूरज, बाकी ग्रहों की बात करेंगे। तो हमारा जो अपना,
ठीक है, सोलर फैमिली है, अपना सन है बीच में, उसके चारों तरफ फिर क्या है अपने इस तरीके से ऑर्बिटल बने हुए हैं जिसमें अलग अलग प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए ग्रह मतलब या प्लैनेट मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि प्लैनेट क्या होते हैं। वो जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो जो सन के अराउंड मोशन करते हैं, जिनका अपना मास होता है बट अपनी लाइट नहीं होती, ठीक है, ये किसी दूसरे की लाइट से ब्राइटनेस जो है गेन करते हैं। देखिए जैसे अपना सूरज है, इसके चारों तरफ जो पहला ग्रह है वो कौन है, बुध है ना। फिर आपका वीनस है, शुक्र है। ये क्या करते हैं, ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से घूमते रहते हैं, इस तरीके से घूमते रहते हैं। तो ये किसी वेलोसिटी से घूमते होंगे जिसे v ऑर्बिटल कह देते हैं, VO, ये इनका कक्षीय वेग है, v ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब जरा ध्यान से देखिए, ऐसे ही चलते चलते बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगी हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ। हमारी अर्थ भी सन का चक्कर लगाती है, इस तरीके से हमारी जो अर्थ है वह भी सन का चक्कर लगाती है। और जब हमारी अर्थ सन का चक्कर लगा रही होगी, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी अर्थ सन का चक्कर लगाएगी उसी समय हमारी अर्थ के चारों तरफ मून नाम का, मून यानी कि चंद्रमा जो है वो भी क्या कर रहा होगा, एक मून नाम का सैटेलाइट भी चक्कर लगा रहा होगा हमारी धरती के चारों तरफ। तो ये मोशन थोड़ा सा इस तरीके से समझिएगा, ये सब प्लेनेटरी मोशन है। ये सन है, ये अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है, और इस सन के चारों तरफ फिर एक मून वो इस तरीके से घूम रहा है, ये देखिए। तो ये सन के चारों तरफ ये घूम रही है और इसके चारों तरफ मून घूम रहा है। मून भी इनडायरेक्टली सर का जो सूर्य है उसका चक्कर लगा रहा है। अब ये जो मोशन हुआ, ये पूरा मोशन, इस मोशन में कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण भी था, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था। तो केपलर ने थोड़ा सा इस पर डिस्कवरी किया, काम किया, और केपलर ने अपने प्लैनेटरी मोशन यानी कि ग्रहीय गति, ग्रहों की गति के संबंध में नियम दिए। तो अगली हेडिंग आप लोग बनाएंगे केपलर के ग्रह संबंधी नियम, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यहाँ पे जितना आपकी समझ में आते रहे लिखते रहिएगा। पहला रूल, पहला लॉ जो केपलर ने दिया वह दिया अबाउट द पाथ ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट या ग्रहों के परिक्रमण के रास्ते के संबंध में, पथों के संबंध में। तो उसने कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य का चक्कर एलिप्टिकल पाथ में लगाता है। एलिप्टिकल का मतलब होता है आपका दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ग्रह सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्तीय कक्षा में लगाते हैं, जो आपके एलिप्टिकल पाथ है उसमें चक्कर लगाते हैं, और जिसके फोकस पर सूर्य होता है। फोकस पर कौन होता है, सूर्य होता है, केंद्र पर सूर्य होता है। तो अगर यहाँ पे आपका सन है तो जो ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएंगे, इस तरीके से दीर्घवृत्तीय कक्षा में आपके जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाएंगे। एक तो ये कहा, मान लीजिए ये प्लेनेट है, ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाएगा। दूसरी चीज उसने कही कि ये जो सन है ये इस एलिप्स का, इस दीर्घवृत्त का फोकस होगा। ठीक है, ये आपका पहला रूल जो दिया प्लैनेटरी पाथ का दिया। दूसरा एरियल वेलोसिटी का या क्षेत्रफल के संबंध में, तो उसने कहा आपका केपलर ने कि जब भी ये ग्रह चक्कर लगाएगा, मान लीजिए t बराबर 30 दिन में, t बराबर 30 दिन में ये ग्रह इधर से घूमते हुए इधर पहुंच गया, ये ग्रह 30 दिन में यहां पहुंच गया, तो इसने जो ये क्षेत्रफल कवर किया, ये वाला जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्रफल इसने कवर किया इतना, ये 30 दिन में कवर किया ना, t = 30 डेज में कवर किया। तो केपलर ने कहा कि 30 दिनों में ये ग्रह सदैव इतना ही क्षेत्रफल कवर करेगा। जैसे मान लीजिए ये आगे बढ़ता रहा, एक बार यहां पहुंच गया और फिर हमने यहां से गणना शुरू की, 30 दिन बाद हमने देखा कि ये यहां पहुंचा है, तो 30 दिन में इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया, इतना।
तो केपलर ने कहा कि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसका मतलब प्लैनेटरी मोशन या ग्रहों की गति, तो इसका मतलब अगर ये क्षेत्रफल बराबर हैं तो यहाँ भी ऑब्वियसली टी बराबर कितना हुआ होगा, 30 दिन ही रहा होगा। यानी कि समान समय में ग्रह, यानी कि एट द सेम टाइम और अ कांस्टेंट टाइम जो प्लैनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, उनकी क्षेत्रफलीय गति या एरियल वेलोसिटी समान होती है। क्षेत्रफल से संबंधित गति या वो समान क्षेत्रफल कवर करते हैं, फिक्स एरिया कवर करते हैं। ये कहा था किसने, केपलर ने। इतना क्लियर हो गया। यहाँ भी सेम चीज होगी, 30 दिन में ये जितना भी चले उसका एंगुलर एरिया, उसका जो एरिया आप बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल, वो क्या होगा, एरियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एक और जो थर्ड लॉ दिया केपलर ने, वो दिया आवर्तकाल के संबंध में, यानी कि टाइम पीरियड के संबंध में। टाइम पीरियड के संबंध में, और उन्होंने कहा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब का लॉ जो है वो दिया था किसने, केपलर ने। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब का नियम केपलर ने। अगर इसको समझना हो तो भी इसी मोशन को आप समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए, टी तो आप मान के चलिए कि ये टाइम हो गया, टाइम टेकन बाय प्लैनेट, ग्रह द्वारा लिया गया समय हो गया टी, टाइम टेकन बाय प्लैनेट। और जो ए है ये इसका अर्ध दीर्घ अक्ष है, यानी कि हाफ जो लार्ज एक्सिस होती है वो है एलिप्स की। ठीक है, ये देखिए, ये एलिप्स है, दीर्घवृत्त है। मान लीजिए एक ग्रह इसमें चला, टी टाइम लिया उसने एक चक्कर लगाने में, तो इसके दो एक्सेस होंगे, एक ए और एक बी, स्मॉल एक्स और एक स्मॉल एक्सिस होगी और एक लार्ज एक्सिस। अच्छा, लार्ज एक्सिस को ए, स्मॉल एक्सिस को बी। ये पूरी की पूरी बी ए है और ये पूरी की पूरी बी है, इसको एक्सिस कहेंगे। हाफ एक्सिस का मतलब ये हुआ, ये हाफ एक्सिस। इस हाफ एक्सिस का जो क्यूब है उतना टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्क्वायर के, यानी कि जो टी स्क्वायर है वो ए क्यूब के साथ साथ बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर ग्रह यहां से चलता है और यहां आ जाता है तो ये डिपेंड करेगा कि ये दूरी कितनी है। अगर ये दूरी बढ़ गई ऐसे तो टाइम भी उसके रिस्पेक्ट में इस कवर करने में बढ़ जाएगा। इतना ही कहा था केपलर ने। तो ये तीन नियम जो है वो किसने दिए, केपलर ने दिए। किससे रिलेटेड दिए, तो ये आपके प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड दिए। ठीक है, ये किससे दिए, प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड लॉ दिए थे। ठीक है, ये तीनों नियम उतार लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। चलिए अब देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जब ये सब आ ही गया, केपलर ने सब कुछ बता ही दिया, तो हमने फिर उसके बाद थोड़ा सा और काम किया और हमने प्लैनेट्स के बारे में काम करना शुरू किया। तो हमने कहा कि एक प्लैनेट वो होता है जो सन का चक्कर लगाता है। तो अगर ये सन है तो एक प्लैनेट जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वह प्लैनेट है, वह एक ग्रह है। अब ये जो ग्रह चक्कर लगाएगा, ये जो ग्रह है ये है मान लीजिए वो ग्रह, और ये आपका सूर्य के चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, आप देखेंगे डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए जब ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो ये किसी वेलोसिटी से घूम रहा होगा। इस वेलोसिटी को वी ओ लिखा जाता है।
और जो वीओ है ये होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। ये जो वीओ है ये क्या है आपका, कक्षीय वेग है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग है। अब ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी गुरुत्वाकर्षण पर ही निर्भर करता है, जिसकी वैल्यू होती है √g(m) अपॉन में उसका मास जो है वो अपॉन में r, gm अपॉन r। ठीक है, जरा देखिए, ये देखिए ये आ गया gm अपॉन r। r यहाँ से डिस्टेंस ले लीजिए, मास इसका ले लीजिए, g आपको पता ही है वैल्यू फिक्स होती है। ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, कक्षीय वेग। तो अगर इससे क्वेश्चन आया तो ये आपको करना पड़ेगा, कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होती है, √gm अपॉन r। अब अगर ऐसे में ही पूछा जाए कि अगर मान लीजिए किसी के लिए कोई ग्रह इसी वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि इसी से चलता है, तो वो कितने समय में इस अर्थ का चक्कर लगा लेगा, मतलब सन का चक्कर लगा लेगा, तो कितने टाइम में चक्कर लगा लेगा। और ये उपग्रहों की भी बात चल रही है, ठीक है, उपग्रहों की बात में भी यही रखना है आपको, तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। मान लीजिए ये अर्थ हो जाए या आपका मून हो जाए, तब भी यही लगाना है उपग्रहीय गतियों के बारे में। फिर वहाँ आपको थोड़ी सी अलग चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी, तो ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। प्लेनेटरी मोशन में सारे सौरमंडल के पिंड आपके शामिल होंगे, बॉडी शामिल होंगी। मान लीजिए इसी वेग से कोई पिंड किसी जगह का चक्कर लगा रहा है, तो वो कितने समय में पूरा कर लेगा, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। तो जो आवर्तकाल t होता है वो होता है 2πr। 2πr बोले तो ये 2πr सरकमफेरेंस जो आएगी, ये दूरी बट्टे कुल कितना समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल। तो ये चाल तो ये रही vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी स्पीड, तो कितना आएगा 2πr अपॉन में, फिर आप अंडर रूट के अंदर v0 की वैल्यू रख लेंगे तो आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये बनेगा √gm अपॉन में r। ये आपका टाइम पीरियड हो गया। इसी के रिस्पेक्ट में एक चीज और बाहर निकाल सकते हैं, अगर ये घूम रहा है तो कुछ एनर्जी भी होगी, और मोशन में है, गति में है, तो गतिज ऊर्जा होगी। एनर्जी कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी होगी, 12mv² होगी। तो इसको अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे 12 स्मॉल m कैपिटल M यहाँ से आ जाएगा, gm तो ये gmm अपॉन में आपका, फिर यहाँ से अगर आप देखें इसका स्क्वायर किया है तो रूट हटेगा, gm अपॉन r आ जाएगा, 12m इधर से आया अपॉन में r। तो यहाँ से आप एनर्जी दे सकते हैं, टाइम पीरियड दे सकते हैं, और उसके साथ में आप क्या भी दे सकते हैं, आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग का सिद्धांत भी दे सकते हैं। ये आपको ज़्यादा वैसे देखना नहीं है, अगर पूछ ले तो वो सीधा फॉर्मूला पूछेगा, वो आपको करना है। क्वेश्चंस वगैरह इससे नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं फंसेंगे, ठीक है। ये तीनों उतार लीजिए, अगर पूछ लिया तो इससे फॉर्मूले आपसे जो है वह पूछेगा, ठीक है। एनर्जी ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में होगी, माइनस में होती है एनर्जियाँ, इसके अंदर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। एनर्जीज को आपको माइनस में रखना है क्योंकि ये घटती जाती हैं, इसीलिए आपको माइनस में रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका गुरुत्वाकर्षण में ठीक है, चलिए एक एस्केप वेलोसिटी देख लीजिए। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, किसी चीज को इस अर्थ के सरफेस से कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो अर्थ के गुरुत्वाकर्षण को क्रॉस कर जाए, तो यही होती है एस्केप वेलोसिटी। किसी ग्रह की एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी या वह वेग होता है जिससे अगर किसी वस्तु को उस ग्रह से बाहर फेंका जाए तो वह ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, पूरा क्रॉस करके बाहर। ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है VE, इसकी वैल्यू होती है √2gr। यहाँ पे आप r ही रख लीजिए अर्थ के लिए, VE = 2gre। और अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी, या इतनी स्पीड से अगर आप किसी बॉडी को फेंकेंगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। इस तरीके से लगभग आपका पूरा गुरुत्वाकर्षण का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। ज़्यादा इसमें अब कुछ है नहीं,
सारे कंसेप्ट मैक्सिमम यही हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो देखेंगे और थोड़ा बहुत आपको जो नोट्स इससे मिलेंगे वो नोट्स जो हैं वो आपको बनाने होंगे, ठीक है। वो नोट्स एक बार देखते रहेंगे। बाकी ये नोट कर लीजिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ अगर आपके सिलेबस में हो, खैर इससे ज़्यादा फिर आपके उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 2GR वगैरह ये आपका हो गया। और इस तरीके से जो है ओवरऑल आपका ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है आपका आज का, ये आपका लगभग ग्रेविटेशन वाला आपका पूरा निपट गया। ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण, इसके बारे में हमने बात कर ली, ये खत्म हो गया। एक कंसेप्ट थोड़ा सा मैं आपको और बताने वाला हूँ, वो कौन सा है जरा देखिए। इससे बड़ा क्वेश्चन आता है लिफ्ट का कंसेप्ट। लिफ्ट में होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लिफ्ट के कंसेप्ट की बात करेंगे। मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में अलग से तो लिफ्ट का कंसेप्ट नहीं दिया होगा। पिछला चैप्टर जब आपने पढ़ा था फोर्स वगैरह वाला ना, उसमें आपको लिफ्ट के बारे में देखने के लिए मिलेगा। जब आप पिछले चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ लिफ्ट का कंसेप्ट देखने के लिए मिलेगा, जब गति वेग के बारे में आप बात कर रहे हो तब, ठीक है। बाकी इसके बारे में फिर और कुछ खास है नहीं, लिफ्ट की ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए अभी लिफ्ट के अलग से तो दिया नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। चलिए फिर भी हम देख लेंगे। 4 कंसेप्ट हैं। सिलेबस में अलग से लिखा नहीं है लिफ्ट, लेकिन वो आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो वो एक तो ग्रेविटेशन में भी आएगा और दूसरा आपका वेलोसिटी वाले कंसेप्ट से भी आएगा। तो मे पॉसिबल कि वो सीधा पूछ ले बिना सिलेबस के दिए हुए, ऐसे पूछता है वो क्वेश्चन। पहली चीज, जब लिफ्ट रुकी हुई हो। दूसरी चीज, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगली चीज, जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही हो। और चौथी चीज, लिफ्ट टूट गई हो और नीचे की तरफ तेजी से गिर रही हो, तो इंसान का भार यानी कि इंसान का वेट कितना होगा। अब देखिए, जब लिफ्ट रुकी हुई है तो इंसान इसके अंदर चढ़ा तो सही, लेकिन कोई ज्यादा अंतर उसके वेट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसका वेट कितना होगा, mg ही होगा, यानी कि उसके वेट में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि भार समान रहेगा। वेट की बात होती है, द्रव्यमान तो हमेशा ही कांस्टेंट है, ठीक है। मास तो हमेशा कांस्टेंट है, भार या वेट की बात होगी। तो जब लिफ्ट रुकी हुई है तो वेट हमेशा कांस्टेंट होता है, भार नियत होता है। अब मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ ये जो आपकी लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ गई, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गई, तो क्या होगा, भार थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इंसान का जो वेट है या भार है वह बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका वेट है वह mg के बराबर नहीं होगा। वह mg के बराबर नहीं होगा। वह कितना होगा, वह आपका mg को घटाने के बाद मिला हुआ जो त्वरण है उसके बराबर होगा। या आप इसको ऐसे लिखिए, W = ma + mg कर लीजिए, यानी कि आपका वेट थोड़ा सा बढ़ गया। फॉर्मूले की तरफ ज़्यादा मत जाइए, ये देख लीजिए कि आपका भार बढ़ेगा। फॉर्मूला आपसे पूछेगा भी नहीं। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आप ऊपर की तरफ जा रहे थे इस तरीके से, तो आपको नीचे की तरफ तो mg फील हो रहा था, लेकिन लिफ्ट भी तो ऊपर को लेके जा रही है ना, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ ज़्यादा पावर से ले जाएगी। जीतेगा कौन, लिफ्ट जीतेगी, तभी तो आप ऊपर जा रहे हैं। तो जब लिफ्ट जीत जाएगी तो आप नीचे आ जाएंगे, आपका जो mg है वो कम हो जाएगा, तो वो माइनस में चला जाएगा। अब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो आप और आपका वेट जो है और आपका mg जो है वो जीत जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप कहेंगे तो आपका जो वेट है वह कितना, ma में से माइनस हो जाएगा mg, यानी कि आपका भार घटेगा, कम हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, तो लिफ्ट इस समय
फ्री फॉल कंडीशन पर आ जाएगी। यहाँ पर W की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ये MA भी MG के बराबर हो जाता है। MA भी MG के बराबर हो जाएगा, तो W बराबर MA माइनस MG या MG माइनस MG बराबर 0। आपका वेट 0 हो जाएगा। इसे कहा जाता है भारहीनता। हिंदी में इसे कहते हैं भारहीनता, इंग्लिश में इसे कहते हैं वेटलेसनेस की कंडीशन। तो जब भी लिफ्ट टूट जाए तो आप बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे, जिसे कहेंगे भारहीनता। जब लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आ रही हो तो आपको लगेगा कि आपका वेट कम हुआ है। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपको लगेगा कि आपका वेट बढ़ रहा है। जब लिफ्ट रुकी है तो आपको लगेगा कि आपका वेट कांस्टेंट है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है mg के ऊपर। तो mg के मान में परिवर्तन के साथ साथ आपका जो वेट है, जो भार है, वो लिफ्ट में परिवर्तित होगा। लिफ्ट के चारों केसों को याद करके चलिए। लिफ्ट रुकी हो भार समान, लिफ्ट ऊपर जाए तो आप लगेंगे भारी, लिफ्ट नीचे आए तो आप हो जाएंगे हल्के, टूटकर नीचे गिरे तो भारहीनता की स्थिति। भारहीनता में वेट 0 हो जाता है, वेटलेसनेस कहते हैं इस स्थिति को। ठीक है, होप सो इतना जो है वो आपके समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं, इनसे आपके क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो है आपका फिर लाइव सेशन जो है वो भी हम एक करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोग अपने डाउट्स वगैरह जो है वो रख सकते हैं, कैसे तैयारी करनी है, कब क्या करना है, किस तरीके से नोट्स बनाए जाएं, कहाँ से क्वेश्चंस किए हैं, कितने क्वेश्चन जो हैं पर डे के करें कि सही रहेगा वगैरह वगैरह, इसके बारे में उसमें बात करेंगे। चलिए ठीक है।